गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, नामी आर्लोंग को हराने के लिए लूफी से हेल्प मांगती है और लूफी आर्लोंग को हराने के लिए उसके सामने आ जाता है। तुम सभी में से आर्लोंग कौन है? आर्लोंग? हाँ, शायद मेरा ही नाम है। लूफी अपने हाथ को पीछे खींचता है और एक जोरदार मुक्का मार देता है आर्लोंग के मुंह पर। ये पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आर्लोंग दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी फिशरमैन्स हैरान हो जाते हैं और लूफी के दिमाग के अंदर वही सीन चल रहा था जब नामी आर्लोंग की वजह से रो रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमारी नेविगेटर को रुलाने की? ये देखकर सभी फिशरमैन्स लूफी पर हमला कर देते हैं पर सांजी यहाँ पर आकर सभी को एक ही बारी में हरा देता है। तभी उसब भी यहाँ पर आ जाता है और जोरो भी। गाँव के सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। एक आम इंसान ये कभी नहीं कर सकता। जॉनी और यूसाकू कहते हैं कि अभी भी आपको लड़ना है। हाँ, अगर आप इनके सामने गए तो बस लूफी और इन सभी के रास्ते में आओगे। पर आखिरकार वो लड़ क्यों रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि उसने बड़ी बहन नामी को रुलाया है। आर्लोंग सिचुएशन को देखकर हंसने लगता है। आखिर तुम चार चिंदी आदमी मेरा क्या कर लोगे हाँ? और हाची अपने मुंह से एक आवाज निकालता है जिसे देखकर गांव वाले शॉक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा किसी खतरनाक आदमी को बुला रहा है। जमीन हिलने लगती है। ये क्या चल रहा है? मोमो बाहर आ जाओ। समुद्र की लहरें ऊंचाइयां छूने लगती हैं और जैसे ही पानी हटता है तो हम देखते हैं कि वही समुद्र वाला राक्षस है जिसके ऊपर राइड करके लूफी और सांजी इस आइलैंड पर आए थे। अच्छा तो ये है हाँ। बेचारा मोमो रो रहा होता है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसके दिमाग में अभी भी वो फाइट चल रही थी जब लूफी और सांजी ने इसकी बैंड बजाई थी। मोमो सांजी और लूफी को देखकर यहाँ से जाने लगता है। मोमो ये तुम क्या करने जा रहे हो हाँ? खैर अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, समझ गए ना मोमो? ये बस एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी दे रहा था मोमो को। ये सुनकर मोमो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता और मोमो इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मोमो का साथ देने के लिए बाकी सभी फिशरमैन्स भी इसके साथ जाते हैं। लूफी अपने पैर को उठाता है और अपने दोनों पैर जमीन में घुसा देता है और अपने दोनों हाथों से मोमो के सींग को पकड़ता है। आर्लोंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि लूफी के पास डेविल फ्रूट की पावर है। लूफी मोमो को उठाता है और इतनी तेजी से फेंकता है कि मोमो आसमान में उड़ जाता है। लूफी अपने दोनों पैरों को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर इसके पैर जमीन में पूरे तरीके से धंस चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी फिशरमैन्स तैयार हो जाते हैं। अब लड़ने का समय आ चुका है। आर्लोंग सर प्लीज आप लड़ाई मत कीजिएगा। अगर आप लड़ने पर आ गए तो ये आर्लोंग पार्क तबाह हो जाएगा। हाथी सांस अंदर लेता है और अपने मुंह से लूफी के ऊपर इंक फेंकता है और सामने पड़े बिल्डिंग के एक मलबे को उठाता है और लूफी पर फेंक देता है। पर सांजी अपनी एक ही किक से उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के पार्ट को तबाह कर देता है। उसॉप लूफी को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर लूफी के पैर जमीन में पूरी तरह से अटक चुके हैं। हाची एक और बार एक मलबे को उठाता है और लूफी को मारने ही वाला होता है कि तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और हाची उसे जोरो की तरफ फेंक देता है और हाची और जोरो की फाइट होने वाली है। उसॉप लूफी को बचाने के लिए उसे खींच रहा होता है पर क्योंकि लूफी रबड़ का बना है तो जैसे ही लूफी को छोड़ता है तो लूफी सामने खड़े इस फिशरमैन को जाकर टकरा जाता है। तू चाहता है कि मैं तुझे मार डालूं हाँ? तेरा दुश्मन अब मैं हूँ समझा? और उसॉप का पीछा करने लगता है। इस तरफ आर्लोंग कहता है तुम इंसान कितने कमजोर हो। लूफी उसे एक पंच मारता है पर आर्लोंग इसका हाथ पकड़ लेता है। उस जमीन के टुकड़े को ही उठा लेता है जहाँ पर लूफी फंसा हुआ था और कहता है जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खाए हैं वो तैर नहीं सकते ना, और लूफी को पानी के अंदर फेंक देता है। ये देखकर सांजी भी पानी में कूदने जाता है लूफी को बचाने के लिए पर जोरो सांजी को समझाता है कि आर्लोंग चाहता है कि ये लोग पानी के अंदर जाकर लड़ें क्योंकि पानी के अंदर इन फिशरमैन्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है पर पानी में जाकर ये बंदे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लूफी को बचाने से पहले हमें इन दोनों को मारना होगा सांजी। और अब इनके सामने दो ओपोनेंट्स खड़े हुए हैं। जोरो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं 5 सेकंड में इन्हें ठिकाने लगा दूंगा, नहीं 3 सेकंड में, और ऑक्टोपस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सांजी भी इस दूसरे वाले फिशरमैन को एक जोरदार लात मारता है और इस तरफ जॉनी और यूसाकू सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लूफी बेचारा मारा जाएगा क्योंकि वो अभी पानी में डूब रहा है। और तभी गेंसान पीछे से आ जाते हैं। मैं उस रबर वाले बच्चे को बचाने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो बच्चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी नोजी को भी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी चलूंगी लूफी को बचाने के लिए क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ मेरी बहन की वजह से लड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि लूफी पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था और इस तरफ जोरो उस ऑक्टोपस के साथ फाइट कर रहा था हाची के साथ। पर जोरो अभी तक अपनी पिछली फाइट से रिकवर नहीं हो पाया है। जोरो को बुखार भी आ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द में होता है। तो अब तुम्हारे सामने हाची आने वाला है, 6 स्पोर्ट स्टाइल का यूजर। सांजी का ध्यान जोरो पर होता है और इसका फायदा उठाकर वो कराटे फिशरमैन सांजी को अचानक से एक जोरदार पंच मार देता है। सांजी दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरता है और हाची कहता है तुम इंसान मेरी 6 तलवारों के सामने कुछ नहीं। 6 तलवारें हाँ? मजाक मत करो। ओए ऑक्टोपस मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मुझे एक आदमी से मिलना है और जब तक मैं उससे मिलता नहीं मैं मरने से इनकार करता हूँ, चाहे यमराज ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए। और इस तरफ उसॉप अभी भी इस फिशरमैन से बचकर भाग रहा है और इस तरफ समुद्र के अंदर नोजिको और गेंसान लूफी को जगाने की कोशिश करते हैं और गेंसान उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर लूफी के पैर जमे हुए हैं पर लूफी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है। और इस तरफ सांजी उठ जाता है, अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे पीने लगता है और कहता है अगर इस हाची का पंच 40वें लेवल पर था तो जो लात मुझे मेरे चीफ मारा करते थे तो वो पक्का 400 लेवल की होगी। और इस तरफ जोरो हाची से कहता है मैं तुझे दिखाता हूँ 3 स्पोर्ट्स स्टाइल क्या चीज है। जॉनी यूसाकू मुझे वो तलवारें दो। और ये दोनों अपनी तलवारें जोरो की तरफ फेंक देते हैं और इस तरफ हाची भी जोरो पर हमला करने वाला होता है और जोरो जैसे ही अपना 3 स्पोर्ट्स स्टाइल यूज करता है तो हाची बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ? तुझे ये बात मान लेनी चाहिए, मेरे पास 6 तलवारें हैं तो मुझे
कभी नहीं हरा सकते। और तभी जोरो को क्वीना से किया हुआ वादा याद आता है कि वो क्वीना के लिए इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्वर्ड्समैन बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि उसका नाम स्वर्ग तक गूंजेगा। चाहे 3 तलवारें हो या 6 तलवारें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तेरी तलवारें हल्की हैं, हर एक तलवार 300 किलो की है। मेरी तलवारों का वजन तेरी तलवारों से बहुत ज्यादा है। ऑक्टोपस अपनी 6 की 6 तलवारें एक साथ मिलाता है, 6 स्वॉर्ड स्टाइल ऑक्टोपस स्पोर्ट स्टांस, और जोरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर जोरो इसे रोक लेता है और हाची इसे उसी पॉइंट पर हमला करता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई थी। जोरो को हवा में फेंकता है और अपनी तलवारों को गोल गोल घुमाने लगता है। जोरो भी उन तलवारों की तरफ नीचे आने लगता है, पर तभी जोरो कुछ ऐसा करता है जिससे कि हाची की बैंड बज जाती है। मैं तुम्हें मार दूंगा। जोरो उठता है और कहता है, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे सबसे बेहतरीन होना पड़ेगा, तभी मैं मीहो को हरा सकता हूँ। जोरो ड्रैगन ट्विस्टर नाम का एक अटैक यूज करता है और हाची की सारी तलवारों को तोड़ देता है। आरलोंग भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और हाची सोचता है, मैं एक 3 तलवारों वाले से कैसे हार सकता हूँ। और हाची जमीन पर गिर जाता है और मुझे लूफी को बचाने जाना होगा। और तभी ये कराटे फिशरमैन जोरो के पीछे आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सांजी यहाँ पर आकर जोरो को बचा लेता है। तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि ईस्ट ब्लू में कोई है जो कि मेरे मुक्के को सरवाइव कर सकता है। जोरो, अगर तुम इस हालत में इस पानी के अंदर जाते हो लूफी को बचाने के लिए तो तुम मारे जाओगे। मुझे ही लूफी को बचाने के लिए जाना होगा। और सांजी पानी के अंदर कूद जाता है और देखता है कि गेंसान और नोजी को लूफी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और नोजी को लूफी की गर्दन स्ट्रेच करके उसे जमीन पर लेकर आ गई थी ताकि लूफी एटलीस्ट सांस ले सके। और तभी वो फिशरमैन यहाँ पर आ जाता है और सांजी को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। और इस तरफ नोजी को लूफी से कहती है, लूफी होश में आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। कराटे फिशरमैन सांजी को जरा सा भी मौका नहीं देता है और पानी के अंदर सांजी पर एक के बाद एक हमले करता जा रहा था। उसके किक, उसके पंचेस बहुत बुरे तरीके से सांजी को मार रहे थे और सांजी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सांजी सामने एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। सांजी बहुत देर से पानी के अंदर होता है, इसलिए सांजी ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जाने लगता है। और जैसे ही ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो फिशरमैन उसी का इंतजार कर रहा था सरफेस पर आने के लिए। सांजी सांस नहीं ले पाता है। मुझे हवा चाहिए, मुझे सांस लेनी है। भले ही तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो पर आखिर में तुम एक इंसान ही हो। मैंने सुना है कि तुम इंसान ज्यादा पानी के प्रेशर को झेल नहीं सकते, क्या ये सच है? हाँ। और फिशरमैन सांजी को पानी के अंदर लेकर जाने लगता है जहाँ पर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सांजी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। पर सांजी अभी भी मरा नहीं था और सांजी समझ जाता है कि ये फिशरमैन को कैसे हरा सकता है। सांजी इसकी छाती पर काटता है जिसकी वजह से हर एक मछली की तरह ये भी तड़पने लग जाता है। सांजी ने एक तरह से इसके गिल्स पर हमला किया जहाँ से फिशेज सांस लेती है और सरफेस पर वापस आता है। हे कराटे वाले फिशरमैन, जल्दी पानी से बाहर आओ। ये फिशमैन बाहर आता है। जो अटैक पहले मैंने तुझ पर यूज किया था वो 100 ब्रिक फिस्ट था और अब मैं तुझ पर मेरा अल्टीमेट अटैक यूज करूंगा जो कि है 1000 ब्रिक फिस्ट, और इससे बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सांजी अपना स्पेशल अटैक मोटान शूट यूज करता है और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे का काम तमाम हो चुका है। इस तरफ हम देखते हैं कि उसॉप जमीन पर मरा हुआ है, पर सब कुछ एक ड्रामा होता है ताकि वो फिशरमैन चला जाए और इसकी जान बच जाए। दरअसल ये खून नहीं बल्कि एक कैच बॉल की वजह से हुआ है। फिशरमैन के जाने के बाद उसॉप उठता है और अपनी बॉडी पर धूल लगाने लगता है ताकि लोगों को लगे कि उसने बहादुरों की तरह उस फिशरमैन के साथ लड़ाई की है। और साथ ही साथ कई बहाने भी सोच रहा होता है कि जब वो लूफी और बाकी सबसे मिलेगा तो क्या बोलेगा। लगता है मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने उस कमीने को जाने दिया, मैं उसे आराम से मार सकता था। नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। या फिर नामी, हमें माफ करना, हमने वो सब कुछ किया जो कि हम कर सकते थे। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई थी। पर तभी उसॉप सोचने लगता है कि कैसे लूफी ने उसको अपना दोस्त माना था, कैसे जोरो तैयार था हार के बदले मौत को गले लगाने के। और सांजी जिसने नामी के लिए आरलोंग तक को चैलेंज कर दिया और जॉनी और यूसाकू अपना काम बखूबी कर रहे थे, कैसे सभी गांव वाले तैयार थे मरने के लिए। वैसे मैं बहुत उसॉप समझ जाता है कि ये कितना बुरा इंसान है, कितना शेमफुल है ये, और अपने आप पर ही गुस्सा करने लगता है। पर अब उसॉप एक झूठे से एक बहादुर आदमी की तरह चिल्लाकर उस फिशरमैन से कहता है, ओए रुक जा, तू अभी तो जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। और तभी उसॉप एक हथौड़ा लेकर फिशरमैन के टांगों पर मारता है और अपनी उंगली में एक रबर बैंड को खींचता है, जिसकी वजह से फिशरमैन थोड़ा सा डर जाता है। और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसॉप यहाँ से जा चुका है। फिशरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सामने पड़े पानी को सोखने लगता है। ये फिशरमैन उस पानी को एक स्प्रे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी पेड़ कट जाते हैं। उसॉप इसके फेस पर एक गोली मारता है, जिसकी वजह से इस बंदे की आग लग जाती है। ये फिशरमैन पानी के लिए तड़पने लगता है और पानी की तरफ चला तो जाता है, पर हथौड़े से इसके सर के ऊपर इतनी बार मारता है कि इसके सर के ऊपर बहुत सारी बॉल्स उग जाती हैं और फाइनली उसॉप इस फिशरमैन को हरा देता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर सांजी और जोरो बुरी तरह से पिट चुके हैं। आरलोंग सांजी पर बहुत तेजी से मारता है। ये हमला बिल्कुल शॉटगन की तरह था और सांजी घायल होकर नीचे गिर जाता है। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी कुछ पायरेट्स की जान लेने वाला था। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। हैं? मुझे मारने आई हो क्या? मैं तुझे और तेरे गाँव वालों को नहीं मारूंगा, पर तुझे हमेशा मेरे लिए काम करते रहना होगा। तो बता, तू मेरी दोस्त है या फिर उनकी? नामी सोच में पड़ जाती है कि अगर इसने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया तो लूफी और सभी विलेजर्स बच जाएंगे। और तभी नामी सभी गाँव वालों से कहती है, मुझे माफ करना, पर क्या आप सभी लोग मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? बस इतना ही सुनने की देर थी और सभी गाँव वाले तैयार हो जाते हैं आरलोंग से फाइट करने के लिए। इस तरफ पानी के अंदर नोजी
नोजी को लूफी की हेल्प कर रही होती है और फाइनली लूफी जिंदा हो जाता है। लूफी के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है, बिल्कुल किसी फाउंटेन की तरह। और इस तरफ जोरो आर्लोंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट करके सांजी उसकी जान बचाने के लिए पानी के अंदर जाए। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा मैं नहीं टिक पाऊंगा, जाओ और लूफी की मदद करो। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और सांजी ऐसा बोलकर पानी के अंदर कूद जाता है लूफी की हेल्प करने के लिए। जोरो अपनी तलवार लेकर आर्लोंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये सब तो कुछ नहीं मेरे सामने, आदि मछली, मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस नाम से मुझे दोबारा मत पुकारना। और इस तरफ लूफी फाइनली होश में आ जाता है। बच्चे क्या तुम ठीक हो? हाँ आपके सर पे जो छतरी सी थी वो कहाँ गई? साले तुझे अभी भी उसकी परवाह है? मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ तो ठीक है कि नहीं है? ये क्या कहते हैं? इस तरफ आर्लोंग और जोरो आमने सामने होते हैं, पर तभी आर्लोंग पर कोई अंडे से हमला करता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसॉप ने किया होता है। आयनामी, मैंने इनमें से एक को हरा दिया जिसका मुंह कुछ ऐसा था। आर्लोंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। क्या तुमने चू को हरा दिया? चू उस बंदे का नाम है जिसे उसॉप ने हराया था। और इसी बीच जोरो कहता है, मैं तुम्हारी शान उस नाक को काटने वाला हूँ। जोरो आर्लोंग की नाक पर हमला करता है पर उसकी नाक टूट ही नहीं सकती है। इस तरफ हाची अपने होश में आ जाता है और सांजी के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। जोरो का ध्यान जैसे ही हाची पर जाता है तो आर्लोंग इस मौके का फायदा उठाकर अपनी नाक से उसकी छाती पर बहुत तेजी से हमला करता है और जोरो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इस तरफ सांजी पानी के अंदर फाइनली लूफी को देख लेता है। हाची भी पीछा करते हुए पीछे से आ रहा था और जब नोजी को हाची को देखती है तो हाची के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और हाची ऑक्टोपस फ्रिटर फ्रेंजी नाम का एक अटैक यूज करता है और बहुत सारे पंचेस इस पर मारने ही वाला होता है कि तभी हम जोरो को देखते हैं। आर्लोंग जोरो को गले से पकड़ लेता है। जोरो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी होता है और अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सारी बैंडेजेस क्या लगा रखी हैं तुमने? हाँ, क्या तुम कहीं गिर गए थे? और सारी बैंडेजेस को हटा देता है और जैसे ही उन बैंडेजेस को हटाता है तो आर्लोंग बुरी तरह से शॉक हो जाता है। ये देखकर नामी भी हक्की बक्की रह जाते हैं। बैंडेज हटने की वजह से जोरो का बहुत सारा खून जमीन पर गिरने लगता है। इतनी सारी चोटों के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे है? हम जोरो की चेस्ट को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी थी। मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और जोरो को मारने ही वाला होता है पर तभी जोरो स्माइल करता है और कहता है, अगर कोई इंसान हिले ना तो उसके घाव खुलते नहीं। तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे उस ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ। और पानी के अंदर हम देखते हैं कि ये हाची जैसे ही नोजी को पंचिस मारने वाला होता है तो उसके शरीर के सारे घाव खुल जाते हैं और हाची यहीं पर मर जाता है। सांजी इस मौके का फायदा उठाता है और लूफी के पास जाकर उसके पैरों पर लगे उस पत्थर को तोड़ देता है जिसकी वजह से लूफी आजाद हो जाता है, स्ट्रेच होकर हवा में उड़ने लगता है और पानी से बाहर आ जाता है। वो मैं वापिस आ गया। ये देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आर्लोंग बहुत ज्यादा गुस्सा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके जोरो को पकड़ने की कोशिश करता है। लूफी जोरो को दूर फेंक देता है। अब जोरो हवा में होता है और लूफी आर्लोंग को अपने सर से मारता है और उसके बाद उस पर पंचिस मारने लगता है। आर्लोंग को इससे कुछ भी नहीं होता है। तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? नाक का फर्क है शायद से। नहीं तो फिर जबड़ा होगा या फिर हाथों का आकार? नहीं, तुमने गलत कहा, हमारी स्पीशीज अलग है। और आर्लोंग लूफी का सर खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लूफी किसी तरह से बच जाता है पर आर्लोंग का जबड़ा एक पिलर पर जाकर लग जाता है। सभी को लग रहा होता है कि इस हमले की वजह से आर्लोंग के सारे दांत टूट जाएंगे पर उसकी जगह वो पूरा का पूरा पिलर ही टूट जाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम दोनों में असली फर्क क्या है। हाँ क्यों नहीं, मैं एक मछली से कभी नहीं हारने वाला। जोरो, सांजी, नामी और पूरे गाँव वालों की नजर है इस फाइट के ऊपर क्योंकि इसी फाइट के ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू का फ्यूचर डिपेंड करता है। तुम इंसान किसी काम के नहीं, यहाँ तक कि तुम एक पत्थर को अपने दांत से तोड़ भी नहीं सकते। लूफी सामने पड़े एक पत्थर को अपने पंच से तोड़ देता है। पत्थर को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। लूफी सामने पड़ी तलवारों को उठाकर आर्लोंग पर मारने लगता है पर आर्लोंग बहुत आसानी से लूफी की एक तलवार को दूर फेंक देता है और दूसरी तलवार को अपने दांतों से ही तोड़ देता है। लेकिन फिर भी लूफी रुकता नहीं है और एक पंच मार देता है इसके चेहरे पर जिसकी वजह से आर्लोंग नीचे गिर जाता है और इसके सारे दांत टूट जाते हैं। मैं जानता हूँ मुझे तलवारें चलानी नहीं आती, मुझे नहीं पता समुद्र के अंदर कैसे सफर करते हैं, मुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि झूठ कैसे बोलते हैं। भाई उस सबको झूठा कह रहा है ये और मैं मानता हूँ मैं इनकी मदद के बिना नहीं रह सकता। कमजोर, कितना कमजोर है तू। इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसा काम है जो तू कर सकता है? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैं एक शार्क हूँ और मेरे दांत बार बार आते रहते हैं और नए दांत पिछले वालों से ज्यादा मजबूत होते हैं। और हम देखते हैं कि आर्लोंग के दांत दोबारा से आने लगते हैं। आर्लोंग दोबारा से अपने दांतों को निकालता है और उसके दांत दोबारा से आ जाते हैं। आर्लोंग हंसता है और कहता है, ऊपर वाले ने हमें ये काबिलियत दी है, अब शायद से तुझे पता चल रहा होगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आर्लोंग अपने दांतों को हाथ में लेता है और लूफी पर अटैक करने लगता है और अपने दांतों से लूफी को मारना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लूफी नहीं होता है। दरअसल लूफी ने एक फिशरमैन को एक कवच की तरह यूज करके खुद को बचा लिया होता है। ये देखकर आर्लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आर्लोंग दोबारा से अपने दांतों को अपने हाथ में लेता है और लूफी पर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी लूफी को एक आइडिया आता है। लूफी इसके जबड़े पर हमला करता है जिसकी वजह से इसके दांत बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि लूफी ने आर्लोंग के दांत अपने दांतों की जगह लगा लिए हैं और कहता है, मेरे पास भी अब तेरे जैसे दांत हैं। आर्लोंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, आखिर कब तक तेरा ये मजाक चलने वाला है? हाँ, और लूफी पर डायरेक्ट हमले कर देता है। एक के बाद एक लूफी पर हमले होते हैं। लूफी भी अपने दांतों का यूज करके आर्लोंग के कंधे पर हमला करता है। ये हमला तब कारगर होता है जब तुम्हारा जबड़ा ताकतवर हो और तुम्हारा जबड़ा उतना ताकतवर नहीं है। और ऐसा बोलकर आर्लोंग लूफी के हाथ के ऊपर बहुत तेजी से काटता
लगता है। लूफी दर्द से चिल्ला रहा होता है, पर तभी अपनी लात को ऊपर उठाकर आरलोंग को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसके दांत खुल जाते हैं और लूफी आरलोंग के जबड़े से अपनी बाजू को बाहर निकाल लेता है। लूफी और आरलोंग दोनों जमीन के ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन आरलोंग उठता है और हंसता है, और जब लूफी उठता है तो देखता है कि आरलोंग यहाँ से जा चुका है। लूफी का ध्यान पानी में जाता है और आरलोंग पानी में ही था। एक बार मैं पानी में चला गया तो मेरी रफ्तार को टक्कर देने वाला कोई नहीं। आरलोंग अचानक से पानी से बाहर निकलता है और इससे पहले कि लूफी कुछ समझ पाता, लूफी जमीन के ऊपर गिर जाता है। आरलोंग का ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और आरलोंग ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वाह, तुम मेरे वार से बच गए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, पर तुम जितनी बार बचोगे उतनी बार अपनी मौत को अपने सामने देखोगे। और आरलोंग शार्क डार्ट्स का यूज करके लूफी पर हमला करता है। अपनी नाक का यूज करके लूफी को मारने की कोशिश करता है। लूफी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है, पर आखिर में इसका हमला लूफी को लग ही जाता है और लूफी घायल हो जाता है। गाँव के सभी लोग लूफी को छिप जाने के लिए कहते हैं, बड़े भैया लूफी यहाँ से भाग जाइए। लूफी वहाँ से भाग जाओ। पर लूफी कहता है, नहीं, मैं छिपना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसे पकड़कर उसकी नाक तोड़ना चाहता हूँ। ओए शार्क, बाहर आ जा, मैं तुझे हराने वाला हूँ, तुझ में बहुत हिम्मत है। लूफी अपने बाइने हाथ की उंगलियों को खींचता है। गम गम शील्ड। आरलोंग दोबारा से इस पर हमला करता है, लेकिन इस बार लूफी इसे पकड़ लेता है और ये दोनों बिल्डिंग से जाकर टकरा जाते हैं। लूफी नीचे गिरने लगता है और इस पर आरलोंग हमला करने ही वाला होता है कि तभी लूफी अपनी उंगलियों का एक जाला तैयार करता है और इसका नाम है गम गम फिंगर नेट, जिसकी वजह से लूफी की उंगलियां एक जाले की तरह बन जाती हैं, जिसके अंदर आरलोंग किसी मछली की तरह फंस जाता है और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। पर इससे पहले कि जमीन पर नीचे गिरता, लूफी अपने पैरों को बड़ा करके आरलोंग को एक जोरदार किक मारता है और आरलोंग बुरी तरह से घायल हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मर चुका है, पर आरलोंग मरा नहीं होता है। आरलोंग बस मरने का नाटक कर रहा था और जैसे ही लूफी इसके करीब आता है, ये लूफी को गोल गोल घुमाकर इसे दूर फेंक देता है, पर इससे लूफी को जरा सी भी चोट नहीं लगती है। आरलोंग एक दीवार के ऊपर पंच मारता है और अंदर से एक तलवार बाहर निकलता है। ये हथियार इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देखने भर से ही लोगों की रूह कांप जाए। आरलोंग अपनी तलवार को उठाता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लूफी उससे बचकर कमरे के अंदर चला जाता है। ये पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था और हमें पता चलता है कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि नामी का है। ये सारे के सारे सी चार्ट्स और सारे मैप्स नामी ने बनाए हैं। ये नामी की 8 साल की मेहनत है। इसी वजह से नामी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी हालत में हम नामी को नहीं खो सकते। नामी और मैं दोस्त हैं, समझे? नामी तेरी दोस्त नहीं है, वो हमारी नेविगेटर है। आरलोंग लूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है, अगर नामी तुझ जैसे के लिए काम करेगी तो ये उसके हुनर की बेइज्जती होगी। लूफी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सामने पड़े एक पेन को दिखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। आरलोंग अपनी तलवार को लूफी के गले के ऊपर रख देता है और कहता है, इस पूरी दुनिया पर राज हम फिशरमैन्स का ही होगा और सबसे पहले हम लोग ईस्ट ब्लू पर कब्जा करेंगे। लूफी अभी भी उसी पेन को देख रहा होता है। क्या तू उस लड़की को हमारी तरह अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा? हाँ? ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस पेन को नीचे रखता है और आरलोंग के ब्लेड को पकड़कर तोड़ देता है। तूने उसका इस्तेमाल किया? हाँ? नामी कोई चीज नहीं जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नामी एक तुच्छ प्रजाति की लड़की है, पर दिमाग से बहुत तेज है। वो एक अच्छी लड़की है, मैं उसकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, बस इसके बदले उसे मेरे लिए मैप बनाते रहना होगा। वो मेरे बहुत काम की चीज है। लूफी ये सुनकर गुस्से से पगला जाता है और सारी चीजों को बाहर फेंकने लगता है, टेबल, बुक शेल्फ, यहाँ तक कि नामी के सारे चार्ट्स को भी। नामी ये सब कुछ बाहर खड़े होकर देख रही होती है और उसे याद आता है कि ये वही रूम है जहाँ पर आरलोंग कई सालों पहले इसे लेकर आया था और आरलोंग इससे जबरदस्ती मैप बनवाया करता था। नामी यहाँ पर अकेली थी, बेला मेरे मर चुकी थी और नोजी को इससे मिलने नहीं आ सकती थी। और जब नामी ने बेला मेरे को याद करते हुए उसकी एक पिक्चर बनाई तो आरलोंग ने उसे फाड़ दिया। नामी हर रोज बेला मेरे और नोजिको को याद करते हुए अपना दिन गुजारती थी और हमेशा उस कमरे में खुद को अकेले पाती थी। और इस तरफ आरलोंग लूफी का गला काट रहा होता है। लूफी आरलोंग की नाक को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। मुझे पता चल चुका है कि नामी को कैसे बचाना है। नामी इस कमरे की वजह से नहीं जा पा रही और अगर नामी यहाँ पर नहीं रहना चाहती तो मैं इस पूरे कमरे को ही तबाह कर दूंगा। लूफी अपने पैर को उठाकर बहुत बड़ा कर देता है और यूज करता है बैटल एक्स नाम की एक मूव को। आरलोंग भी घूमकर लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लूफी उसी बैटल एक्स यानी कि अपनी लात को आरलोंग के ऊपर मारता है और ये लात पड़ते ही आरलोंग के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। आरलोंग दर्द से चिल्लाने लगता है और जमीन को तोड़ते हुए 4 फ्लोर नीचे जाकर गिर जाता है। लूफी के इस अटैक की वजह से पूरी बिल्डिंग पर असर पड़ता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और पूरा आरलोंग पार्क ही तबाह हो जाता है। सभी लोग इस चीज को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, पर सभी लोग लूफी की चिंता कर रहे थे। लूफी, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस लड़ाई में कौन जीता और क्या लूफी जिंदा है। सूरज की रोशनी पड़ती है आरलोंग पार्क के ऊपर और हम देखते हैं कि लूफी जिंदा है, जिसे देखकर जॉनी और युसाकू बेचारे ये रोने लग जाते हैं खुशी के मारे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लूफी चिल्लाकर कहता है, नामी तुम मेरी दोस्त हो। ये बात सुनकर नामी इमोशनल हो जाती है। जोरो, उसोप, सांजी सभी लोग बहुत खुश थे और गांव वाले तो नाचना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग लूफी को पकड़ते हैं और इसे हवा में उछालना शुरू कर देते हैं और फाइनली कोकोयाशी विलेज और ये पूरा का पूरा आइलैंड आरलोंग के राज से आजाद हो जाता है। नामी लूफी के पास आती है और उसे उसकी टोपी लौटा देती है, पर तभी वही चूहे जैसा दिखने वाला नेवी कमांडर यहाँ पर आ जाता है। मैंने तुम्हारी सारी फाइट देखी, मुझे नहीं लगता था कि आरलोंग कभी हारेगा, पर अब क्योंकि आरलोंग हार चुका है तो उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम है। पर जोरो इसकी बकवास सुनकर अपना आपा खो देता है और इसे गले से पकड़कर इसे धो देता है। नामी भी इसके पास आती है और अपना बदला भी पूरा करती है। इस बंदे ने नोजिको को गोली से
मारा था, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, और बेला मेरे की बगीचों को भी खराब किया। पर नामी इस पर एक डंडे से हमला कर देती है। फाइनली सभी लोग खुश हो जाते हैं और गेंसान मन ही मन सोच रहे होते हैं। तो आखिरकार हमें कुछ पायरेट्स नहीं बचाया। जो कुछ भी इस आइलैंड पर हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी। बेला मेरे सन को मारा, विलेजर्स को धमकाया, नामी को अपने साथ लेकर चले गए। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया और 8 सालों बाद ये आजादी कोई आम बात नहीं है। और आरलोंग जिसने इस पूरे विलेज के साथ इतना बुरा किया था, इसके साथ भी एंड में बुरा ही हुआ। और अब शायद से बेले मेरे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यही चूहे जैसा दिखने वाला कॉलोनल नेजुमी लूफी के खिलाफ कंप्लेंट करता है, और यहाँ तक कि ये बंदा ये भी सिफारिश करता है कि लूफी को जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके पकड़ा जाए और इसकी तस्वीर हर जगह पर पहुंचा दी जाए। और लूफी के खिलाफ एक वांटेड का पोस्टर छपवाया जाता है। और इस तरफ गांव के सभी लोग अपना आजादी दिवस मनाते हैं। सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, पर जोरो बेचारा अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। और इस तरफ नामी बेला मेरे की कब्र के सामने बैठी हुई थी और गेंसान से पूछती है, गेंसान, अगर बेला मेरे भी जिंदा होती तो क्या वो मुझे पायरेट्स को ज्वाइन करने देती? अगर उन्होंने तुम्हें रोका भी होता तो तुम रुकती नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम लोग सही में बेला मेरे की ही बेटियां हो। मुझे तुम पर गर्व है नामी। पूरा आइलैंड जश्न मना रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और गेंसान बेला मेरे की कब्र के पास आते हैं। तुम्हारी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। लूफी भी वहाँ से गुजर रहा होता है। ये किसी की कब्र है क्या? ये जिसकी भी कब्र हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कल से नामी तुम्हारे साथ सफर पर होगी और याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से नामी की स्माइल कभी भी गई तो मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गया सर। नामी अपने कमरे में होती है और इसने जितना भी सामान लूटा होता है ये सारा सामान ये गाँव वालों के लिए छोड़कर जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है कि बेला मेरे यहाँ पर बैठी हुई थी। मुझे 8 साल लग गए पर फाइनली हम लोग अब आजाद हैं और मैं सोच रही हूँ कि इस आइलैंड को छोड़कर चली जाऊँ। चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं जिनके साथ जाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ मॉम। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करूंगी अपने दोस्तों के साथ। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी। और तभी बेला मेरे यहाँ से गायब हो जाती है और ये सब कुछ नामी की बस एक इमेजिनेशन होती है। नामी बाहर जाने लगती है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे अभी धक्का दिया, पर पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। अगले दिन ये सभी लोग शिप को तैयार करने लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। जॉनी और यूसाको को भी ये सभी लोग बाय बाय कर देते हैं और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, शिप को चालू करो। नामी किसी को भी बिना कुछ कहे यहाँ से जाना चाहती थी। शिप के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े ऊपर करती है। भाई आंखें बंद करो अपनी, ये क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स गिर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि जाते जाते ये नामी सभी विलेजर्स का बटुआ मारकर जा रही है। सभी लोग इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और नामी इन सभी को गुड बाय कहती है। गेंसान नामी को देखकर कहते हैं, लूफी अपना वादा भूलना मत, समझे? हाँ गेंसान, मैं जानता हूँ। और ये सभी लोग अपने नए सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ आरलोंग पार्क यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब इसके बाद हम लोग लॉकडाउन आर्क में जाने वाले हैं। ये वही जगह है जहाँ पर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी अपने एग्जीक्यूशन से पहले। और हम लोग बहुत सारे पुराने विलन्स को भी देखने वाले हैं जो कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखे थे, और एक ऐसे कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं जो कि वन पीस के यूनिवर्स में एक मिस्ट्री है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और तभी उस न्यूज़पेपर के अंदर से एक पैम्पलेट निकलता है और उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद हम एक नेवी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे नेवी के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर लूफी की ही बात हो रही होती है कि कैसे उसने ईस्ट ब्लू के बहुत सारे खतरनाक विलेंस को हरा दिया, जिसमें मौजूद है आरलोंग, डॉन क्रीक और कैप्टन बग्गी। और इसी के साथ साथ उसने नेवी ब्रांच के कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन को भी हरा दिया, और डॉन क्रीक जिसके ऊपर 17 मिलियन की बाउंटी थी, फिशमैन पायरेट आरलोंग जिसके ऊपर 20 मिलियन की बाउंटी थी। इस छोटे से बच्चे ने उन सभी को हरा दिया है। यहाँ पर बातचीत चलती है और लूफी के ऊपर ग्लोबली 3 करोड़ का इनाम लग जाता है। जो भी लूफी को पकड़ेगा जिंदा या मुर्दा उसे 3 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और तभी नेवी का कमांडर सामने आता है और सामने बहुत सारे नेवी के बंदे खड़े होते हैं और एक कमांडर चिल्लाकर कहता है, जिस किसी को भी भागना है अभी भाग सकता है। हमें किसी कायर की जरूरत नहीं है, पर किसी आम आदमी का कमजोर होना उनकी गलती नहीं, और इसलिए हम आज तक सभी लोगों को बचाते आए हैं। अगर कोई अपराधी समुद्र के किसी कोने में छुप रखा है तो हम नेवी वालों को उन्हें ढूंढ कर मारना है ताकि सबको न्याय मिल सके। जय सर। और सभी नेवी वाले जोश में आ जाते हैं। लूफी के ऊपर इनाम की बात हर जगह पर फैल जाती है। ये बात मिस काया कोबी, हाँ वही बच्चा जिसे लूफी सबसे पहले मिला था इस सीरीज के पहले पार्ट में, बाराटी रेस्टोरेंट में सभी कुक्स और अपने चीफ को भी पता चल जाता है। चीफ जेफ इस बात से खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लूफी अपना सपना पूरा करने में लगा हुआ है तो सांजी भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इन सभी के साथ साथ लूफी भी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसॉप और ये सांजी दोनों नाचने लग जाते हैं। भाई मर जाओगे, पायरेट्स आएंगे इनके पीछे अभी। पर नामी को लूफी की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि लूफी के पीछे इनाम की खबर सुनकर उसके पीछे बहुत सारे पायरेट्स और बहुत सारे नेवी के कमांडर्स आने वाले हैं इसे मारने के लिए। जोरो भी सेम बात सोच रहा होता है। 3 करोड़ का इनाम, हाँ इतने बड़े इनाम के पीछे नेवी अपने बंदों को जरूर भेजेगी लूफी को मारने के लिए। यहाँ तक कि कई खतरनाक बाउंटी हंटर्स भी लूफी के पीछे पड़ने वाले हैं और वो बाकी सबसे कई ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। खैर लूफी खुश होता है और ग्रैंड लाइन की तरफ जाने के लिए तैयार भी। इस तरफ हम फुल मेटल को देखते हैं। हाँ वही बंदा जिसे सांजी ने बुरी तरह से मारा था। फुल मेटल भी
उस पोस्टर को देखता है और उसे याद आता है कि इसने इसे कहीं पर देखा हुआ है पहले। फिर अपने दिमाग पर जोर डालता है और फाइनली इसे लूफी के बारे में याद आ जाता है। इसे तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, चलो अटैक करने। और अपने सभी चेलों को यहाँ पर बुलाता है। हाँ जी सर, चलिए अटैक करने चलते हैं। पर कहाँ पे जाना है सर, ये तो बताइए। ये तो भी सोचा नहीं यार, कहाँ जाए? शायद उसी बाराती रेस्टोरेंट में। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ से पास से ही लूफी की शिप गुजर रही होती है। फुल मेटल अपनी शिप को लूफी की शिप के पास लेकर आता है और फाइनली उसके सामने आ जाता है और लूफी को सरेंडर करने के लिए कहता है। ओए लूफी, सरेंडर कर दे चुपचाप। ये देख, तेरे ऊपर इनाम लगा है, मंकी डी लूफी, यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा बेटे, मुझे अरेस्ट करेगा है? आजा कोशिश कर ले। फुल मेटल ऑर्डर देता है लूफी की शिप के ऊपर कैनन बॉल फायर करने के लिए। लूफी भी तैयार होता है इसका सामना करने के लिए, लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है। इसको मैं संभालता हूँ लूफी। सामने से कैनन बॉल फायर होती है और जोरो अपनी तलवार से उस कैनन बॉल को बीच में से काट देता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर लूफी, उसॉप और फुल मेटल सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फुल मेटल के जो फट्टू नेवी वाले होते हैं सभी लोग डर कर यहाँ से भाग जाते हैं और ये बंदा भी पानी के अंदर जाकर कूद जाता है। अब इसके बाद हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर 2 बंदे टेलीस्कोप का यूज करके आसपास की शिप्स के ऊपर नजर रख रहे थे और देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा होता है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि मीहॉक होता है। मीहॉक को देखकर ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीहॉक यहाँ पर उतर जाता है। हॉकाई, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा लीडर कहाँ पर है? ऐसे आइलैंड पर रुकना, कितना लापरवाह आदमी है वो। इन सभी में से एक बंदा अपने बॉस के पास जाता है और बताने लगता है कि मीहॉक यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उससे पहले ही मीहॉक यहाँ पर पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि ये लीडर कोई और नहीं बल्कि शांक्स होता है। शांक्स वही बंदा है जिसने लूफी को अपनी हैट दी थी और शांक्स बहुत बैडएस तरीके से बैठा होता है। क्या ये तुम हो हॉकाई? ये ईद का चांद आज कैसे निकला? मैं अभी कुछ बेहतर महसूस नहीं कर पा रहा। क्या तुम मुझसे अभी लड़ने आए हो? नहीं, मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है और तुमने अपनी पाई बाजू भी खो दी है। हाँ, मैंने एक दिलचस्प पायरेट को देखा था जिसके बारे में अक्सर तुम मुझे कहानियों में बताया करते थे। एक दिलचस्प लड़के की कहानी जो कि एक छोटे से गाँव से आता है। मीहॉक लूफी के उस पोस्टर को शैंक्स को दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर शैंक्स बहुत ज्यादा खुश भी होता है। आखिरकार लूफी, तुमने ये कर ही दिखाया। हाँ, अगर ऐसी ही बात है मीहॉक तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। और सामने पड़े गिलास में बियर डालने लगता है और ये दोनों पार्टी शार्टी करने लग जाते हैं। ये बंदा मीहॉक को जूस पिलाने लगता है। अरे भाई शर्माओ मत, पियो पियो भाई। लूफी पर पड़े इस इनाम को देखकर शैंक्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को, और यहाँ पर डिस्कशन चल रही होती है कि आखिरकार ये लोग ग्रैंड लाइन के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, पर ग्रैंड लाइन तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि था रिवर्स माउंटेन का। लूफी पूछता है, अरे यार, पर हम सीधे रास्ते से क्यों नहीं जा सकते? जहाँ तक मैंने चीफ से सुना था वही एक रास्ता है ग्रैंड लाइन तक जाने का। लूफी, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो पास ही के किसी आइलैंड से मीट उठा लेते हैं भाई, भूख लगने वाली है। हाँ, पास में ही एक आइलैंड है जिसके अंदर एक मशहूर शहर है जिसका नाम है लॉकडाउन। क्या ये मीट के लिए फेमस है? नहीं लूफी, ये वही जगह है जहाँ पर गोल्डी रॉजर ने जन्म लिया था और मारा भी गया। लूफी ये बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो क्या तुम जाना चाहते हो? हाँ, मुझे जाना है नामी। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर उस आदमी ने जन्म लिया था जिसने इस दुनिया में वो हर एक चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास देने को थी। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास लूफी का वांटेड पोस्टर होता है और उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। और बहुत टाइम बाद हम कैप्टन बग्गी को देखते हैं और ये बंदा अपने चाचा के साथ होता है। और गाइस, ये वही बंदा है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, उसी आइलैंड पर रहने वाला। एक सेकंड गाइस, इसका नाम क्या था? सर्च कर लेता जरा। हाँ, इस बंदे का नाम है गाइमॉन और ये दोनों अपनी दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। और अब इसके बाद इन दोनों के जाने का समय आ जाता है। बग्गी यहाँ से जाने लगता है, पर थोड़ी आगे चलकर एक सी मॉन्स्टर कैप्टन बग्गी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से इसकी ये छोटी सी नाव टूट जाती है। और जब दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है तभी इस सी मॉन्स्टर के सर के ऊपर कोई गोली मार देता है। और जब बग्गी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। कितनी खूबसूरत हो तुम, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये लड़की इससे पूछती है। तुम बग्गी द क्लाउन हो ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? और इस लड़की के हाथ में लूफी का वांटेड पोस्टर होता है और ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। हाँ, मैं जानता हूँ इसे, मुझे तो इससे अपना बदला लेना है। और लूफी को मारने के लिए ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम इसकी बोट को देखते हैं जो कि दिल शेप में होती है। अब इसके बाद ये दोनों एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैप्टन बग्गी अपने दोस्तों को देखता है, मोजी और काबाजी को, और इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कैप्टन बग्गी इन दोनों से पूछता है, मोजी, काबाजी, तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ, और ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पर रहने वाली एक ट्राइब ने इनकी ऐसी हालत कर दी है और इन सभी ने बाकी सबको भी पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर बग्गी के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बंदा अपने बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता है क्योंकि इसने एक डेविल फ्रूट खा लिया था। और बग्गी अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को वापस बुलाता है और वापस से बड़ा बन जाता है। बग्गी को देखकर बाकी सभी पायरेट्स को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस ट्राइब के सभी लोगों को मार देते हैं। और अब कैप्टन बग्गी के साथ वापस से उसकी पूरी टीम जुड़ चुकी है और अब इसके साथ ही लड़की भी है। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं। मुझे सामने एक आइलैंड दिख रहा है। हाँ, यही है लॉकडाउन। अच्छा, तो यही वो आइलैंड है हाँ, जहाँ गोल्डी रॉजर ने जन्म लिया। अब थोड़ी देर बाद ये लोग लॉकडाउन में पहुंच जाते हैं। उसॉप अपने लिए एक गुलेल खरीदने वाला है, सांजी खाने पीने का सामान, जोरो अपने लिए नई तलवारें और नामी अपने लिए नए कपड़े। लेकिन अपना लूफी गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन पॉइंट को देखना चाहता है, वही जगह जहाँ पर उसे मारा गया। और लूफी पूरी
पूरी एक्साइटमेंट के साथ एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढने लगता है। और इस तरफ हम लॉकडाउन के नेवी हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा भागते भागते आता है। कैप्टन स्मोकर, हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया है। उन्हें पता चला है कि मंकी डी लूफी यहाँ पर आने वाला है और ये लूफी कोई आम पायरेट नहीं है। उसके ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। 3 करोड़, हाँ ये तो काबिले तारीफ है। लगता है उसे पकड़ना ही होगा। कैप्टन स्मोकर तैयार हो जाता है लूफी को पकड़ने के लिए। और इस तरफ जोरो कुछ तलवारें खरीदना चाहता था, पर सारी बहुत ज्यादा महंगी थी। और जोरो पीछे देखता है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं और हम एक लड़की को देखते हैं और इसे 2 खतरनाक लोग परेशान कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जोरो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और जैसे ये दोनों उस पर हमला करते हैं तो ये लड़की अपनी तलवार निकालती है और 2 सेकंड्स में इनकी बैंड बजा देती है। ये देखकर जोरो हैरान हो जाता है, लेकिन फाइट के दौरान इस लड़की का चश्मा गिर जाता है। जोरो इस चश्मे को उठाकर इस लड़की को देता है, पर जो उसने देखा उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इस लड़की की शक्ल बिल्कुल क्वीना जैसी थी। क्वीना यानी कि वही लड़की जिसके साथ जोरो ने बचपन में वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बन के दिखाएगा। शौक की वजह से जोरो इस लड़की का चश्मा तोड़ देता है। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं, जो कि भूला भटका पता नहीं कहाँ पर जा रहा था। सामने एक बोर्ड पर लिखा होता है बार गोल्ड रॉजर, लेकिन लूफी पढ़ता है सिर्फ गोल्डी रॉजर और लूफी उस बार के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि इस बार का ओनर होता है। लूफी इससे पूछता है, आप यहाँ पर काम करते हो क्या? ये जगह तो जैसे बच्चों के लिए नहीं, चला जाए यहाँ से। दरअसल मैं खो चुका हूँ, मुझे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखना था जहाँ पर गोल्डी रॉजर की मौत हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा मुझे प्लीज? और तभी लूफी इस बंदे के टेबल के ऊपर एक खोपड़ी को पड़ा हुआ दिखता है। ये खोपड़ी थी एक किलर जायंट की, जिसने 100 से भी ज्यादा पायरेट्स को मौत के घाट उतार दिया था, पर गोल्डी रॉजर ने उसे एक ही हमले के साथ मार दिया था। और गोल्डी रॉजर की ये बातें सुनकर लूफी को गूज बम्स आने लगते हैं। गोल्डी रॉजर, वो अपने दिनों में नहीं, आज भी मुझे लगता है कि वो ऐसा इकलौता आदमी था जो कि ग्रैंड लाइन से डरा नहीं था। उस समय ग्रैंड लाइन के बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता था। जितने भी लोग वहाँ पर गए उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, जिसकी वजह से ग्रैंड लाइन का डर लोगों के अंदर बैठ चुका था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर भी लूफी है। गोल्डी रॉजर यहाँ पर एक रम की बोतल पी रहा होता है और इस ओनर से, जो कि पहले जवान था, उससे कहता है, मैं ग्रैंड लाइन की तरफ जाने वाला हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए? तुम्हें ग्रैंड लाइन के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। तभी तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और बैक इन प्रेजेंट ओनर लूफी को बताता है और कुछ समय बाद एक खबर फैल जाती है कि गोल्डी रॉजर ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस आ चुका है, पर आज से 22 साल पहले गोल्डी रॉजर को मार दिया गया था और उसी समय से ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई थी। मैं भी ग्रैंड लाइन में जाना चाहता हूँ। गोल्डी रॉजर कितने कूल है ना? एक पायरेट को बिल्कुल उन्हीं की तरह होना चाहिए और इसलिए मैंने समुद्र में कदम रखा। मैं ग्रैंड लाइन जाकर वन पीस को हासिल करना चाहता हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स बन के दिखाऊंगा। ये ओनर लूफी की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और इसे लगता है कि इसका स्क्रू वगैरह ढीला हो चुका है, पर तभी इसे लूफी के अंदर गोल्डी रॉजर नजर आता है। यहाँ तक कि ओनर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अब इसके बाद हम 22 साल पहले का एक सीन देखते हैं। गोल्डी रॉजर पकड़ा जा चुका था, इसके हाथ बंधे हुए थे और इसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी इस बंदे के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोल्ड रॉजर, जिसने दुनिया की वो हर एक चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास ऑफर करने के लिए थी। ये बंदा अपनी मौत की तरफ भी बिल्कुल शान से जा रहा था। गोल्डी रॉजर को जरा सा भी डर नहीं था अपनी मौत का और इसके गले पर तलवारें रख दी जाती हैं, लेकिन फिर भी गोल्डी रॉजर एक स्माइल के साथ बैठा हुआ था। और तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर गोल्डी रॉजर से कहता है, हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना वन पीस कहाँ छुपा रखा है तुमने? क्या वो ग्रैंड लाइन में है? वो ग्रेट ट्रेजर वन पीस। गोल्ड रॉजर इसकी बातें सुनकर एक स्माइल करता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। मेरा खजाना, हाँ? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकते हो, ढूंढ लो उसे। मैंने दुनिया की हर एक चीज उसमें रखी हुई है जो कि दुनिया के पास देने के लिए थी। और तभी गोल्डी रॉजर को मार दिया जाता है। इसकी छाती के अंदर 2 तलवारें घुसा दी जाती हैं, पर अपनी मौत के दौरान भी इस बंदे के चेहरे पर एक स्माइल होती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर गोल्डी रॉजर की मौत हुई थी। लूफी उस टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी कैप्टन स्मोकर यहाँ पर आ जाता है और लूफी को बुलाता है। क्या चाहिए भाई तुम्हें? देखता नहीं तो मैं कितना बिजी हूँ मैं अभी। तू वही है ना जिस पर पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा बड़ा इनाम लगा है? हाँ मैं लूफी हूँ। तुम्हें चाहिए क्या कुछ? मेरा नाम है कैप्टन स्मोकर और मैं यहाँ की नेवी का कैप्टन हूँ। मैं इस लॉकडाउन का इंचार्ज हूँ और मैं अभी इसी वक्त तुम्हें हिरासत में लेता हूँ। और इस सीरीज का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज बोरुतो एनिमे सीरीज की इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से उसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है। और गाइज आपको वन पीस एनिमे सीरीज पसंद आ रही है और आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15 के लाइक्स। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।